देखो बेटा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो टॉपिक बचे हैं वो कल तक कंप्लीट हो जाएंगे, आधे आज आधे कल, और परसों से शुरू हो जाएंगे न्यूमेरिकल। तुम्हें बताया था ना वो लिस्ट जो हमारे टॉपिक रह गए हैं वो मैंने बना रखी है, तो उसमें से आधे आज हो जाएंगे। बड़े बड़े टॉपिक तो सब करवा चुका, अब तो छोटे छोटे टॉपिक है। तो ध्यान से सुनो, आज के टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मैं लिस्ट बना लूं फिर अपना पढ़ाता जाऊंगा। पहले तो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। दूसरे नंबर पर आपको पढ़ाऊंगा जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ आज नहीं कल होगा। फिर इसके बाद बेटा आइसो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये हमारा मेन टारगेट है आज। ठीक, जितनी देर भी लगे समझना है, ध्यान से मन लगा के, पूरे इत्मीनान से। पहला टॉपिक है हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। मैं आपको बताऊं बेटा थर्मोडायनेमिक्स क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। आज बड़े बेसिक बेसिक से हैं, कोई डेरिवेशन नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब है हीट, थर्मल से बना है थर्मो, थर्मो का मतलब है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मूवमेंट, स्टडी ऑफ फ्लो। याद है मैकेनिक्स में आती है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में रुकी हुई चीजों की स्टडी करते हैं, डायनेमिक्स में चलती हुई चीजों की स्टडी करते हैं। तो डायनेमिक्स है स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग थिंग्स, फ्लोइंग थिंग्स। तो थर्मो, आखिरी बार बता रहा हूं, थर्मो का मतलब हीट और डायनेमिक्स का मतलब स्टडी ऑफ मोशन, यानी हीट के फ्लो या हीट के मोशन की स्टडी ही थर्मोडायनेमिक्स है। कितनी हीट यहां से यहां जाएगी, कितनी हीट वहां से यहां आएगी, हीट का फ्लो कैसे होगा, ये सब पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स मतलब समझ में आ गया? जहां समझ में ना आए वहीं पे टोक देना मुझे। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब समझ में आ गया? अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन से होते हैं? इन्हें बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन्हें कहा जाता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट। क्यों कहते हैं? हीट के आने जाने से जो चीज बदल सके वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। हीट के मिलने से गैस का प्रेशर बढ़ सकता है, तो प्रेशर इज अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। हीट के मिलने से गैस एक्सपेंड हो सकती है, उसका वॉल्यूम बदल सकता है, तो वॉल्यूम भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। हीट के मिलने से टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो टेम्परेचर इज अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट। हीट के लेन देन से जो चीज बदल सकती है वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। जो हीट के लेन देन से नहीं बदलता, जैसे मास है, तुम बताओ मुझे कितनी भी हीट मिल जाए या मैं कितनी भी हीट लॉस, वेटिंग रूम, एक सेकंड बेटा, वेटिंग रूम ले रहा हूं। तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो हीट के ट्रांजैक्शन से बदल सके। इन तीनों में से एक भी बदल जाए तो प्रोसेस कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तीनों का बदलना जरूरी नहीं है। मैंने किसी चीज को हीट दी, उसका टेम्परेचर बदल गया, भले ही प्रेशर नहीं बदला, वॉल्यूम नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, टेम्परेचर बदल गया मान लो, तो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। या मैंने किसी को हीट दी, उसका वॉल्यूम बदल गया, बाकी दोनों नहीं बदले, तो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बदलते हैं। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम खुद कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।
पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर नहीं बदलता, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर ना बदले वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। और इसकी इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कल मैंने बताया भी था ये कैसे आया था, वो जब हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस किया था उसके लास्ट में। या कह दो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। न्यूमेरिकल जब आएंगे तो ये फॉर्मूला याद रखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर नहीं बदला, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, फिर इसके बाद आता है एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। दूसरा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक वो प्रोसेस है जिनमें ये कोऑर्डिनेट तो बदल जाएं, वो भी हीट के लेन देन के बगैर, ना कोई हीट ली ना कोई हीट दी, फिर भी इन तीनों में से एक भी बदल गया तो ऐसे प्रोसेस में ना हीट लेते हैं ना हीट देते हैं, हीट का चेंज जीरो होता है। ये प्रोसेस कहलाते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला है पीवी रेशो पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां गामा रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट है सीपी अपॉन सीवी। जिस बच्चे ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की पूरी वीडियो ढंग से कर रखी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कल तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, परसों से न्यूमेरिकल चलेंगे। जिस बच्चे ने कर नहीं रखा होगा वो बिल्कुल बेटा बहुत परेशान होगा न्यूमेरिकल के समय, उसे पता ही नहीं होगा ये कर क्या रहे हैं। थ्योरी के बगैर न्यूमेरिकल करना बिल्कुल बेकार की बात है। तो पीवी रेशो पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला है जहां गामा होता है सीपी अपॉन सीवी। एडियाबैटिक प्रोसेस समझ में आ गया, ना हीट लेंगे ना हीट देंगे। कई बच्चे कहेंगे ऐसा उदाहरण बताओ, एक थर्मस के अंदर चाय डाल के उसे कस कस के हिलाओ। अच्छा चल आप लोग बताओ, यदि मैं थर्मस में चाय डाल के, थोड़ी सी चाय डाल के उसे कस कस के हिलाऊं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा घट जाएगा या कांस्टेंट रहेगा? सर कांस्टेंट रहेगा। सर सेम रहेगा क्योंकि सर थर्मस के बाहर हीट नहीं जा सकती। मैं अब आपसे कहूं टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा आप सुनो, दो चीजों के टकराने से हीट पैदा होती है। तो जब आप थर्मस के अंदर चाय को हिलाओगे तो चाय कभी यहां टकराएगी कभी यहां टकराएगी कभी यहां टकराएगी, उसके टकराने से जो हीट बनेगी वो अंदर ही रह जाएगी, बाहर तो जा नहीं सकती। और जब वो हीट अंदर ही रह जाएगी तो वो चाय को मिलती रहेगी और इस तरह से चाय का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। खुले कप में हिलाने से क्यों नहीं होता? खुले कप में हिलाने से हीट बनती तो है लेकिन वो बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिस कारण से टेम्परेचर बढ़ने की बजाय घटने लगता है। लेकिन थर्मस फ्लास्क के अंदर यदि आप चाय को शेक करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, क्योंकि टेम्परेचर बदला है तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तो है, लेकिन ना इसने बाहर से कहीं से हीट नहीं ली। भाई अपने आप पैदा करी वो बात अलग है, इसने बाहर से हीट ना ली ना बाहर किसी को हीट दी, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस इज दैट इन विच नीदर हीट इज टेकन नॉर लॉस्ट। आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एडियाबैटिक जिसमें ना हीट लेते ना हीट देते उसका फॉर्मूला है पीवी रेश पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि बेटा P1 V1 रेश पर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेश पर गामा। ये फॉर्मूला है इसका न्यूमेरिकल में, जहां गामा क्या है सीपी अपॉन सीवी, दो स्पेसिफिक हीट का रेशियो। गैस में दो तरह की मेन स्पेसिफिक हीट होती है, सीपी और सीवी। होती और भी तरह की है लेकिन आपके 11th के सिलेबस में दो ही तरह की। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होते हैं। जिस भी न्यूमेरिकल में लिखा हो स्लो प्रोसेस समझ जाना आइसोथर्मल प्रोसेस है, और जिसमें लिखा हो सडन प्रोसेस वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्यों? देख बेटा, यदि दो चीजें
मतलब कोई काम बहुत धीरे धीरे होता है तो उसका टेम्परेचर सेम हो जाता है, मैं अभी बताऊंगा, उदाहरण से आपको बताऊंगा। और अचानक से होता है तो हीट ना ले पाते ना दे पाते। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जलती हुई कैंडल के ऊपर से मैं अपना हाथ आग के बीच में से तेजी से ले जाऊं तो मेरे हाथ को कुछ नहीं होने का। दरअसल हीट को फ्लो होने के लिए समय ही नहीं मिला। हीट टेक सम टाइम टू फ्लो। यदि आप उसे टाइम ही नहीं दोगे तो फ्लो ही नहीं होगा। मैं ठंडे दूध को गैस पे रखते ही उतार लूं सडनली, तो क्या इसमें एनर्जी का ट्रांजैक्शन हुआ? क्या इसने कहीं से हीट ली? क्या इसने हीट दी? इतनी जल्दी तो ना तो नेग्लिजिबली हीट ले पाया होगा। नेग्लिजिबल मतलब जीरो ही मानते हैं, ना हीट ली ना हीट दी। तो ऐसा प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस इतना तेजी से होता है कि वो ना हीट ले पाता ना हीट दे पाता। ना हीट ले पाया ना हीट दे पाया। अचानक से होने वाला प्रोसेस। जैसे टायर बस्ट हो गया, फटाक। टायर का बस्ट होना एक सडन प्रोसेस है। सडन प्रोसेस का मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है। टायर इतनी तेजी से फटता है, गैस इतनी जल्दी फैलती है, गैस इतनी जल्दी एक्सपेंड होती है कि भाई उसे हीट एटमॉस्फेयर से लेने देने का टाइम ही नहीं मिल पाता। और क्योंकि ना वो एटमॉस्फेयर से हीट ले पाता ना दे पाता, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है जिसमें ना हीट ली गई ना दी गई। समझ गए? अच्छा, किसी भी चीज को फैलना पॉजिटिव वर्क है और कंप्रेस होना निगेटिव वर्क है। फैलना, एक्सपेंड होना पॉजिटिव वर्क। क्योंकि बेटा आप लोगों ने यदि वर्क के फॉर्मूले पढ़े हैं तो वर्क का फॉर्मूला है पी डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यदि बेटा कोई चीज एक्सपेंड हो गई, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो गया इनिशियल से, तो ये वर्क पॉजिटिव वर्क आएगा। और यदि कोई कंप्रेस हो गई, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम हो गया, तो निगेटिव वर्क आएगा। गैस फैलती है तो गैस हैज टू डू वर्क। समझ गए? तो गैस हैज टू डू वर्क। और जब गैस कंप्रेस होती है तो कंप्रेस अपने आप नहीं होती, कंप्रेस करना पड़ता है। कोई भी गैस फैलेगी अपने आप। मैं एक सिलेंडर कमरे में खोल दूं, गैस सारे कमरे में खुद ही फैल जाएगी। गैस इज डूइंग वर्क। लेकिन यदि मैं खाली सिलेंडर कमरे में लाके रख दूं तो क्या सारे कमरे की हवा निकल के सिलेंडर में घुस जाएगी? खुद अपने आप घुस सकती है? नहीं। इसके लिए मुझे कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। यानी वर्क इज नॉट डन बाय द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, टायर मान लो बस्ट हुआ। टायर का बस्ट होना एक सडन प्रोसेस है। अचानक से टायर फटा, ब्लैक, हवा फैल गई, गैस ने वर्क किया। वर्क करने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत थी। वो एनर्जी ना बाहर से मिली ना कहीं से मिली, तो गैस अपनी हीट एनर्जी को खर्च कर देती है। काम करने के लिए अपनी कोई एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी। तो गैस अपनी ही हीट एनर्जी को खर्च कर देती है और ठंडी हो जाती है। तभी गैस अचानक से एक्सपेंड होती है तो कूल हो जाती है। अचानक से सडनली फैलती है तो ठंडी हो जाती है। इसी प्रिंसिपल पर रेफ्रिजरेटर काम करते हैं। रेफ्रिजरेटर में आपने सुना होगा एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर। और वहां से एक पाइप जाता है जिसमें वॉल्व लगा रहता है, और वो पाइप फ्रिज के अंदर घूमता रहता है और घूम करके वापस आ जाता है। अब मैं आपको फ्रिज की वर्किंग हल्की सी बता रहा हूं। देख, वैसे तो फ्रिज की वर्किंग सिलेबस में है नहीं, लेकिन किसी चीज को ढंग से समझना है तो समझ ही लो। कंप्रेसर के अंदर गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहां है एक वॉल्व। जब आप फ्रिज को बिजली से चालू करते हो तो कंप्रेसर हवा को कंप्रेस करके इस पाइपलाइन में भर देता है। पाइपलाइन में कंप्रेस कर करके भर देता है, बहुत सारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहां भर देता है।
कंप्रेसर हवा भर देगा, फिर इसके बाद अचानक झटके से ये वॉल्व खुलता है, वॉल्व खुलता है और गैस सडनली एक्सपेंड हो जाती है। और जब गैस सडनली एक्सपेंड होती है तो गैस हैज टू डू वर्क, और यदि मेरे बेटा गैस को वर्क करना पड़ेगा तो उसे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो वो अपनी हीट एनर्जी खर्च करेगी। और जब गैस अपनी हीट एनर्जी खर्च कर देगी तो गैस में कम हीट रह जाएगी, कम हीट का मतलब कम टेम्परेचर रह जाएगा और गैस ठंडी हो जाएगी। ये है सीधी सी वर्किंग फ्रिज की भी और एसी की भी। तभी कभी कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देता है, तो वो आके बताता है कि जी इसकी गैस निकल गई। यदि इस पाइप में लीकेज हो जाए और ये गैस इसमें से निकल जाए तो कंप्रेसर चलाते रहो, यहाँ पे गैस इकट्ठी नहीं होने की, और जब गैस इकट्ठी नहीं होगी तो वॉल्व के खोलने पे वो बाहर एक्सपेंड नहीं होगी, और जब एक्सपेंड नहीं होगी तो कूलिंग नहीं होने की। यही चीज होती है टायर के फटने पे। जब टायर अचानक से फटता है और गैस बाहर निकलती है तो वो ठंडी हो जाती है, और जब वो गैस अचानक से कूल हो जाती है तो उसमें मौजूद वाटर वेपर कंडेंस होकर के कोहरे जैसे दिखते हैं। यदि कभी खुश नसीबी से टायर अचानक फटते हुए देख लो, क्योंकि बड़ा रेयर केस होता है सड़क पे कोई टायर फटा और आपकी नजर उसकी तरफ थी, यदि देखने को मिल जाए तो टायर के फटते ही उसमें से धुआं धुआं सा निकलता है। वो धुआं नहीं होता, क्या कोहरा होता है, फॉग होता है। गैस अचानक फैल के बहुत ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद फिर बेटा उसमें मौजूद वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होकर के वो कोहरा बन जाते हैं, फॉग बन जाते हैं, और फॉग जैसे दिखाई देता है वो भी ऐसे ही दिखाई देता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से हैं? सडन प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस है स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस जो होते हैं उनमें टेम्परेचर सेम हो जाता है। जैसे मान लो तवे के ऊपर लोहे की कील मैं घंटों के लिए रख के भूल जाऊं, सडन नहीं, घंटों के लिए, तो तवे का और कील का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, और जहां टेम्परेचर सेम हुआ बस वही आइसोथर्मल प्रोसेस है। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में, आसान भाषा में समझा रहा हूं। तो एक बार जरा जल्दी से माइक खोल कर बताओ, बताओ सडन प्रोसेस कौन से होते हैं, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल? एडियाबैटिक। और स्लो प्रोसेस आइसोथर्मल। जिस न्यूमेरिकल में भी सडन लिख गया तो एडियाबैटिक का फॉर्मूला लगा देना, और जिसमें भी स्लो लिख गया तो आइसोथर्मल का फॉर्मूला लगा देना। तो मेरे ख्याल में समझ में आने लगा ये बेसिक बेसिक चीजें। अब इसके बाद और कौन से प्रोसेस हैं? अभी तो आपने दो पर ध्यान दिया, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। इसके बाद होते हैं आइसोकोरिक और आइसोबारिक। वो केमिस्ट्री में काम आएंगे, फिजिक्स में तो बहुत कोई शायद रेयर न्यूमेरिकल है। आइसोकोरिक, इनमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और इनका फॉर्मूला होता है P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। वॉल्यूम कांस्टेंट। एक होता है आइसोबारिक जिसमें प्रेशर इज कांस्टेंट। और मेरे बेटा न्यूमेरिकल्स जब मैं कराऊंगा ना तो मिस मत करना, मैं न्यूमेरिकल के साथ साथ इसमें थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा थ्योरी बताता चलूंगा जब भी किसी न्यूमेरिकल में कोई नई सी बात आएगी, क्योंकि आपको पता है ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है सिलेबस का। सेकंड लास्ट का मतलब इसके बाद एक ही रह जाएगा, उसकी थ्योरी मैं वीडियो से दे दूंगा आपको काफी कुछ। तो इसलिए टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, हम थोड़ा समय और लगाएंगे, तसल्ली से करते हुए चलेंगे। तो मैं आप लोगों को भेजूंगा नहीं, न्यूमेरिकल के साथ साथ पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा थ्योरी के पॉइंट, तो इसीलिए मिस नहीं होना चाहिए। आइसोबारिक में होता है प्रेशर कांस्टेंट और इसका फॉर्मूला है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। बाकी आप जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT के बारे में तो आप सब जानते हो बेटा, PV इज इक्वल टू nRT है आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें n है नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए, ये तो हुआ हमारा राउंड 1, मतलब राउंड 1 जिसके अंदर मुझे पढ़ाना था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बाद एग्जाम वगैरह तो नहीं चला रहे अब आप लोगों के? हाँ जी बेटा, जब मिटाया करूं तो कुछ बातें कर लेते हैं। एग्जाम वगैरह तो नहीं चल रहे? नो सर।
कब से शुरू होंगे बेटा, या है नहीं इस महीने? सर अब नहीं है सर, सीधा ऑफलाइन होंगे या जो भी होंगे फाइनल्स होंगे अब सीधा। जनवरी में होंगे अब। ठीक है, फरवरी। हमारे तो सर सीधा फाइनल्स होंगे अब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जी, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को तो मैं मिटा देता हूं। अब आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? अच्छा ये बताओ, कार्नोट हीट इंजन पढ़ चुके? वैसे ही पूछ रहा हूं। यस जी सर। सर। यस सबने सर। कर लिया पूरा डेरिवेशन भी? यस सर बस सर। रिवाइज करना है एक बार। रिवाइज करना है तो ठीक है, अभी कल तक का टाइम है, आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा समय दे करके उसे कर लो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी बुक्स में लिखा हुआ है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, किसी में लिखा है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, किसी बुक में लिखा है क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। लिखे चाहे जैसे भी, इनका मतलब एक ही है। ये है हीट गिवन और टेकन, ये है इंटरनल एनर्जी, और ये है वर्क डन। इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। ये लॉ हमें क्या बताता है, इस पे अब तसल्ली से बात करेंगे। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो भी हम एनर्जी लेते हैं, हीट का मतलब एनर्जी तो है, जो भी हम एनर्जी लेते हैं, हम उसमें से थोड़ा इंटरनल एनर्जी बना लेते हैं और थोड़ा वर्क डन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना खाया, एनर्जी ले ली। अब उस एनर्जी का क्या होगा? कुछ तो आप एक्सरसाइज करके वर्क डन कर दोगे, उतनी एनर्जी तो खत्म, और जो एनर्जी बची रह गई वो फैट बन के आपके पास स्टोर हो जाएगी, वो इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी किसी भी चीज में अलग अलग तरीके से स्टोर हो सकती है। इंसानों में फैट के रूप में स्टोर होती है। जब कभी हमें मान लो कई दिन खाना नहीं मिलेगा तो हम अपनी इंटरनल एनर्जी को कंज्यूम करने लगते हैं और वर्क करते रहते हैं। वो जो इंटरनल एनर्जी कंज्यूम होती है यानी फैट डिसॉल्व हो जाता है। तो साइंटिस्ट कहते हैं दुनिया जो भी साइंटिस्ट कहते हैं कि हम जो भी एनर्जी लेते हैं उसके दो ही काम होते हैं, या तो हम उसमें से वर्क कर देंगे या फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेंगे। है, यदि मैं खाना खाऊंगा तो या तो मैं मेहनत करके सारी एनर्जी खर्च कर दूंगा, जिम जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, सब फूंकाया, तो मैं मोटा नहीं होने का। और यदि मैं वर्क नहीं करूंगा तो वो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यदि मैं वर्क नहीं करूंगा तो वो एनर्जी मेरी बॉडी में स्टोर हो जाएगी फैट बन के। तो इंटरनल एनर्जी, तो चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, जो भी एनर्जी हम लेते हैं, हीट का मतलब एनर्जी है, जो भी एनर्जी हम लेते हैं वो थोड़ी इंटरनल एनर्जी में बन जाती है और थोड़ी वर्क डन करने के काम आ जाती है। समझ में आया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन फिजिक्स और केमिस्ट्री में उल्टा है, इसीलिए आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। दरअसल ना गलत वो है ना गलत हम है, वो डिपेंड करता है कि भाई एज्यूम क्या कर रखा है। तुमने देखा होगा फिजिक्स में बहुत से न्यूमेरिकल करते समय अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है, अपवर्ड को नेगेटिव और डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, आंसर दोनों के सही आ जाते हैं, भले ही साइन कन्वेंशन कुछ भी हो। वही बात है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री वाले कहते हैं वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट नेगेटिव है। मैं इसलिए इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि नहीं तो कभी कंफ्यूज हो जाओ। केमिस्ट्री वाले कहते हैं वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट नेगेटिव है और वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, जबकि फिजिक्स में कहते हैं वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट नेगेटिव है। गलत कौन है? कोई नहीं, दोनों के अपने अलग अलग साइन कन्वेंशन है, आंसर दोनों के एक ही आते हैं, दोनों के सेम आते हैं।
बस ये ध्यान रखना, फिजिक्स में केमिस्ट्री मत घुसा देना, केमिस्ट्री में फिजिक्स मत घुसा देना। कभी केमिस्ट्री में फिजिक्स वाला साइन कन्वेंशन लगाया है तो वो काट के फेंक देंगे, और फिजिक्स में केमिस्ट्री वाला साइन कन्वेंशन लगा दिया तो भैया यहां हम उड़ा देंगे। फिजिक्स की जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री की जगह केमिस्ट्री। मेरे बेटा हमारी फिजिक्स कहती है कि एनर्जी टेकन, क्यू का मतलब है हीट या एनर्जी से। हमारी फिजिक्स कहती है एनर्जी टेकन पॉजिटिव, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और राइज इन इंटरनल एनर्जी, राइज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव। हीट लॉस्ट या एनर्जी लॉस्ट नेगेटिव, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट नेगेटिव, और रिडक्शन इन इंटरनल एनर्जी, रिडक्शन इन इंटरनल एनर्जी, यू का मतलब है इंटरनल एनर्जी, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन फिजिक्स वालों ने जो लिया उसके पीछे एक कारण था। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर जो चाहती है हमने उसे पॉजिटिव मान लिया, जो नेचर की मर्जी के बगैर होता है उसे नेगेटिव मान लिया। नेचर ये कहती है टेक एनर्जी। नेचर ने मुझे क्यों बनाया कि खाना खाओ, काम करो और हेल्दी रहो, इंटरनल एनर्जी बढ़ाओ। नेचर कहती है एनर्जी लो, तो एनर्जी टेकन यानी एनर्जी का लेना पॉजिटिव है। नेचर कहती है काम करो, वर्क शुड बी डन बाय द ऑब्जेक्ट, तो जब मैं काम करता हूं तो वो पॉजिटिव है। और नेचर कहती है इंटरनल एनर्जी बढ़ा के रखो, राइज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव। नेचर ने हमें क्यों बनाया, एनर्जी लो, काम करो और इंटरनल एनर्जी बढ़ाओ। तो टू टेक एनर्जी पॉजिटिव, मैं एनर्जी जब भी ले रहा हूं पॉजिटिव है। नेचर कहती है काम करो, तो वर्क डन बाय मी इज पॉजिटिव। बाय मी क्या, बाय एनी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। और राइज इन इंटरनल एनर्जी में हट्टा कट्टा हो गया पॉजिटिव। अब इसका उल्टा, लॉस इन एनर्जी, यदि मेरी एनर्जी मैंने खर्च कर दी, एनर्जी लॉस कर दी, निगेटिव। नेचर ने तो मुझे ये नहीं बनाया, नेचर तो कहती है एनर्जी लो, और मैं किसी भी तरीके से एनर्जी निकाल रहा हूं, निगेटिव। वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, लोग मेरे हाथ दबा रहे हैं, वर्क इज डन ऑन मी। नेचर ने मुझे इसलिए नहीं बनाया, ये तो मैं मजे ले रहा हूं जिंदगी के। नेचर ने बनाया था मैं काम करूं, मैं लोग अपने ऊपर काम करवा रहा हूं, नेगेटिव। तुम भूलोगे नहीं जिसने ध्यान से सुन लिया। और इंटरनल एनर्जी घट गई, रिड्यूस हो गई, मैं सूख के कांटा हो गया, नेगेटिव। तो एक बार जल्दी जल्दी बताओ, मैं क्रॉस करके पूछूंगा, एनर्जी टेकन पॉजिटिव, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव, पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, Negative. नेगेटिव, राइज इन इंटरनल एनर्जी, Positive. रिडक्शन इन इंटरनल एनर्जी, नेगेटिव, Negative. लॉस ऑफ एनर्जी। नेगेटिव, बस बंद कर लो माइक। तो मेरे ख्याल में ये सबसे आसान तरीका था याद रखने का कि क्या प्लस है क्या माइनस है, और केमिस्ट्री में उल्टा है। हाँ बोलो बेटा। सर जब वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट होता है तो लॉस इन इंटरनल एनर्जी खुद ही हो वो जाता है, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं वो तो न्यूमेरिकल्स उस में केस में तो दोनों उल्टे हो गए। क्या चाहिए बेटा, बोलो। सर तो इस तरह से तो उल्टा साइन कन्वेंशन हो गया, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एंड लॉस इन तो ऐसा है ना, कई चीजें एक साथ होती हैं, एनर्जी वो नेगेटिव। आप सीखोगे बेटा न्यूमेरिकल में। अभी तो आज आपने पहली बार बस इतना याद रखना है कि राइज है तो पॉजिटिव, रिडक्शन बाद में मैं इनका संबंध पे न्यूमेरिकल कराऊंगा। बीसीओ न्यूमेरिकल है कि लोग ना एनर्जी और इंटरनल एनर्जी को एक ही समझ लेते हैं। तीनों अलग अलग चीजें हैं, वो कैसे आपस में जुड़ी हुई है, इनका ग्राफ कैसा है, वो सब न्यूमेरिकल में आएगा। अभी मैं क्या कह रहा था आपसे बिटिया कि जब न्यूमेरिकल आएंगे तो मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी बताऊंगा जिसकी भी जरूरत होगी। तो इसकी
और डिटेल में हम जाएंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाएगी। अभी तो बस ये याद रखो, टेक एनर्जी पॉजिटिव, लॉस ऑफ एनर्जी ठीक है बेटा। तो मेरे ख्याल से आपको ये यहां तक आ गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन हो गया। इस लॉ को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का सम है। अच्छा, एक दो चीजें और बता दूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ी हुई। देख मेरे बेटा, जब वॉल्यूम बढ़ता है, अभी बताया था, वॉल्यूम बढ़ता है तो पॉजिटिव वर्क होता है। जैसे कोई गैस फैल रही है तो वर्क इज डन बाय द गैस, गैस अपने आप फैल रही है, कोई उसे एक्सपेंड करने में हेल्प नहीं कर रहा। लेकिन जब गैस कंप्रेस हो रही है, कोई भी गैस की नेचुरल टेंडेंसी कंप्रेस होने की नहीं है। मैंने अभी जैसे बताया कि एक खाली सिलेंडर रख दूं और कमरे की सारी हवा उसमें खुद घुस जाए, ऐसा संभव नहीं है। कोई गैस अपने आप कंप्रेस नहीं हो सकती, किसी न किसी बाहरी आदमी को आके काम करना पड़ेगा, किसी बाहरी मशीन को काम करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का घटना निगेटिव वर्क है। इसी तरह से टेम्परेचर का बढ़ना राइज इन इंटरनल एनर्जी है। राइज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब प्लस यू, प्लस पॉजिटिव चेंज, डेल्टा यू लिख दूं, पॉजिटिव चेंज। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस के मॉलिक्यूल तेजी से चलने लगते हैं, और जब गैस के मॉलिक्यूल तेजी से चलने लगते हैं तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। भाई, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और यदि सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। भाई एक बात, तब मेरे शरीर की हर सेल की एनर्जी बढ़ जाए तो मेरी एनर्जी बढ़ गई। तो गैस के हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल तेज चलते हैं, मॉलिक्यूल तेज चलते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हर मॉलिक्यूल की बढ़ती है, और जब पूरे हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो गैस की इंटरनल एनर्जी राइज हो जाती है, यानी पॉजिटिव चेंज। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं फर्स्ट लॉ से जुड़ी हुई ही कुछ बातें बता रहा हूं, फर्स्ट लॉ से जुड़ी हुई। देखो बेटा, नंबर 1, मेल्टिंग प्रोसेस के समय, मेल्टिंग प्रोसेस के समय वॉल्यूम में बहुत कम चेंज होता है, ना के बराबर चेंज होता है। याद है वर्क डन का फॉर्मूला भी बताया था, पी डेल्टा वी। जब मेल्टिंग प्रोसेस होता है तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब देख, थोड़ा बहुत तो होता है, जब कोई चीज पिघलती है तो वॉल्यूम में ना के बराबर का अंतर तो आता ही है। तो मेरे बेटा, मेल्टिंग प्रोसेस में वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, जिसके कारण वर्क डन भी ऑलमोस्ट जीरो रहता है। और यदि वर्क डन जीरो रहता है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। इसमें W को जीरो रख दो तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, यानी जो भी हीट हम देते हैं वो इंटरनल एनर्जी में बदल जाती है। वर्क तो होता ही नहीं, जो भी हीट मिलेगी वो इंटरनल एनर्जी में बदल जाएगी। तो मेल्टिंग प्रोसेस में दी गई हीट, कोई चीज पिघलती है तो उसमें जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी में बदल जाती है। जबकि बॉइलिंग प्रोसेस में देखा जाए तो मेरे बेटा वॉल्यूम में चेंज तो बहुत लार्ज होता है, और यदि डेल्टा वी बहुत लार्ज, गैस बॉयल होते समय, वो लिक्विड जब बॉयल होता है तो बहुत सारी गैस बनती है, तो डेल्टा वी लार्ज होने से वर्क डन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो वहां की सारी हीट जो हम देते हैं वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों में बदलती है। समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 3, यदि कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक का मतलब सडन, सडन प्रोसेस दो तरह के हैं। यदि गैस अचानक से एक्सपेंड हो जाए
गैस अचानक से एक्सपेंड हो जाए तो वो ठंडी हो जाती है। मैं जो फिर एक बार पूछूंगा, जरा माइक खोल करके बताओ, मुझे बताओ वॉल्यूम का बढ़ना पॉजिटिव वर्क है या नेगेटिव? जो ध्यान से सुन रहा है वो बताओ। पॉजिटिव। और वॉल्यूम का कम होना? नेगेटिव। राइज इन टेम्परेचर का मतलब इंटरनल एनर्जी का बढ़ना है या कम होना है? बढ़ना। यदि इन डेल्टा यू पॉजिटिव है यानी कि टेम्परेचर राइज हो गया या रिड्यूस हो गया? राइज। क्या हो गया? राइज। और यदि डेल्टा यू नेगेटिव है तो टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। तो मैं एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ बताना चाह रहा हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लगाओ। ये फॉर्मूला लगा दिया। एडियाबैटिक में ना वो हीट लेगा ना देगा, तो डेल्टा क्यू तो जीरो हो गया। डेल्टा क्यू क्या होता है? ली गई हीट या दी गई हाइट, दी गई हीट। इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, या लिख सकते हैं प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। कई बच्चे कहेंगे इनसे क्या हो गया? मेरे बेटा दुनिया के जितने भी रेफ्रिजरेटर है वो इस फॉर्मूले पे काम करते हैं, और जितने भी डीजल इंजन है वो इस फॉर्मूले पे काम करते हैं। सारे रेफ्रिजरेटर इसी फॉर्मूले पे, और सारे जो डीजल इंजन है वो इस पे। ये फॉर्मूला कहता है कि जब W पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू निगेटिव होगा, W पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू निगेटिव होगा। यानी जब वॉल्यूम बढ़ेगा, भाई W तो पॉजिटिव होता है जब वॉल्यूम बढ़ता है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। डेल्टा यू निगेटिव होता है टेम्परेचर कम होने से, तो जब भी किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा। जब भी किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर डाउन आएगा। गैस फैलेगी तो ठंडी हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं दूसरे तरीके से बता रहा था, रेफ्रिजरेटर का बताया था ना, गैस अचानक से फैलती है ठंडी हो जाती है। अब मैथमेटिकली बता दिया कि जब W पॉजिटिव होगा यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस एक्सपेंड होगी, तो डेल्टा यू निगेटिव होगा यानी टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। अब इसका उल्टा, जब W नेगेटिव होगा यानी वॉल्यूम कम होगा, गैस कंप्रेस होगी सडनली, तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जब भी गैस कंप्रेस होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। डीजल इंजन में यही करते हैं कि डीजल के जो वेपर्स हैं उनको सडनली कंप्रेस करते हैं, और सडनली कंप्रेस होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसमें आग लग जाती है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता, उसमें अचानक से कंप्रेस करते हैं और वो गर्म होकर जल जाता है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। पहले जीरोथ लॉ और बता दूं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ का मतलब नाम सुन के लगता है यो क्या नाम है, जीरोथ लॉ। मेरे बेटा दरअसल पहले फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की खोज हुई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया, सेकंड लॉ कल पढ़ाऊंगा, फिर आया तीसरा लॉ। उन्होंने देखा लेकिन ये तीसरा लॉ तो इतना बेसिक है कि इसे फर्स्ट लॉ से पहले रखना चाहिए था। अब या तो नंबरिंग बदल दे, लेकिन तब तक की सब किताबों में इन्हें फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कह दिया गया था। नंबर बहुत ही बेसिक लॉ है, तो या तो नंबरिंग बदलते कि जो फर्स्ट लॉ है उसे सेकंड कर देते, जो सेकंड है उसे थर्ड कर देते, और फिर जीरोथ को फर्स्ट कहते। तो उससे बढ़िया उन्होंने सोचा इसका नाम ही रख दो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहलाती है? दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में तब कहलाती है यदि उन्हें टच करने से हीट का फ्लो ना हो। प्रैक्टिकली बताऊं, जब दो चीजें सेम टेम्परेचर पे होती हैं, हीट हमेशा कहां से कहां बहती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अब यदि दो चीजें एक ही टेम्परेचर पे है तो हीट का फ्लो तो होने का नहीं, फिर हीट का फ्लो नहीं होने का। इसी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। मैं यदि कह रहा हूं कि ये पेन और ये शीट
थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है दोनों सेम टेम्परेचर पे है, टच कर दो, हीट का फ्लो नहीं होने का। यदि एक गर्म होता है एक ठंडा, तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती। अब दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट का फ्लो तो होने का नहीं। तो क्या सीखा कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है सेम टेम्परेचर। अब जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट बोलूंगा तो थोड़ा सा ट्रिकी सा लगेगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो हंसी ना निकल जाए। इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, then these two bodies are in thermal equilibrium with each other too. कईयों के सिर के ऊपर से गया। If two different bodies are in thermal equilibrium with third body, then these two bodies are in thermal equilibrium with each other too. अब इस स्टेटमेंट को एक बार बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये बता दूं। अच्छा, कल जब आओगे तो ये आप जनरेटर जो है हमारा वो पढ़ के आना, कार्नोट हीट इंजन वगैरह पढ़ के आना, नहीं तो कल की थ्योरी में भी दिक्कत आ सकती है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में। मान लो तीन बॉडी है, ए और बी और सी। मान लो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इनका टेम्परेचर सेम है, इनके टच करने से हीट का फ्लो नहीं होता। बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी ए और बी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, तो ए और सी का टेम्परेचर भी सेम ही होगा। दरअसल इस लॉ की खोज तब हुई थी जब टेम्परेचर नाम की क्वांटिटी नहीं थी। वो तो ये कहते थे कि इन दोनों को टच करने पे हीट का फ्लो नहीं हो रहा। ये तो बाद में हमने कह दिया कि टेम्परेचर सेम है इसलिए नहीं हो रहा। हम तब की बात कर रहे हैं, आज से कई सौ साल पहले। इन दोनों के टच करने पे हीट का फ्लो नहीं हो रहा, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। इन दोनों को टच करने पे भी हीट का फ्लो नहीं हो रहा, थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो इन दोनों को टच करने पे भी हीट का फ्लो नहीं होने का, थर्मल इक्विलिब्रियम है। यही जीरोथ लॉ है कि इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, यानी दो चीजें तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है अलग अलग, तो वो दोनों बॉडीज आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। तो पुराने लोगों ने क्या कहा था कि यदि इन दोनों को टच करने पे हीट नहीं बहती, इन दोनों को टच करने पे हीट नहीं बहती, तो इन्हें आपस में टच करने पे भी हीट नहीं बहेगी। तो फिर बाद में साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ तो इनमें सेम होगा, तो बस क्या सेम होगा, उन्होंने उस क्वांटिटी का नाम रख दिया टेम्परेचर। क्वांटिटी का नाम रख दिया टेम्परेचर, यानी कि जीरोथ लॉ जो हमने बताया है उसी से टेम्परेचर शब्द की उत्पत्ति हुई। एग्जिस्टेंस जो हुई है, टेम्परेचर शब्द जो निकला है वो इसी से निकला है। आ गया? तो मेरे बेटा ये हमारा है जीरोथ लॉ। तो स्टेटमेंट क्या है, वैसे समझने का क्या है कि यदि ये दोनों चीजें किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बस इसी को ट्रांसलेट करके लिख देना, दिस इज जीरोथ लॉ। अब इसके बाद आखिरी पॉइंट आज का, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हीट के फ्लो होने के तीन तरीके हैं। हीट के फ्लो होने के तीन तरीके हैं। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इन थ्री वेज। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। आज का लास्ट टॉपिक शुरू हो गया है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इन्हें समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का यूज करूंगा। मान लो मैं एक क्लासरूम में हूं और मेरे पास 50 किताबें रखी है। मुझे उन 50 किताबों को बगल वाले ऑफिस में पहुंचाना है। मेरी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं। मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट करी कि बेटा इन किताबों को मेरे क्लास से ऑफिस तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कर दो। तो बच्चों तीन तरह से हेल्प कर सकते हैं। पहला तरीका, बच्चों ने लाइन बना ली। मेरी क्लास से ऑफिस तक बच्चों ने लाइन बना ली। फिर बच्चों को चलना नहीं पड़ेगा। एक बच्चे ने किताब उठाई, अगले को दे दी, उसने अगले को दे दी, उसने अगले को दे दी, उसने अगले को दे दी और पहुंच गई। फिर दूसरे बच्चे ने किताब उठाई,
मतलब उसने दूसरी किताब उठाई, फिर इसे दे दी, फिर इसे दे दी, फिर इसे दे दी, फिर इसे दे दी, और फिर मेरे ऑफिस में पहुंच गई। इसमें क्या हुआ, बच्चों को चलना नहीं पड़ा। दूसरा तरीका, दूसरा है बच्चों ने लाइन नहीं बनाई, उन्हें किताबें यहां से यहां पहुंचानी है। एक बच्चा आया, किताब उठाई, खुद ही ऑफिस में चला गया। दूसरा बच्चा आया, किताब उठाई, खुद ही ऑफिस में चला गया। तीसरा बच्चा आया, किताब उठाई, खुद ही ऑफिस में चला गया। मेरी किताबें अब भी पहुंच गई, लेकिन इसमें सारे बच्चों को मूवमेंट करना पड़ा, सबको चलना फिरना पड़ा। तीसरा तरीका यह है जिसमें बच्चों की जरूरत ही नहीं है। बच्चों ने मेरे से कहा जी हम आपके नौकर नहीं लग रहे, हम तो जा रहे घर को फीस लेके पढ़ा रहे, कोई फ्री में ना पढ़ा रहे। वो बच्चे गए बाहर। अब मैंने को आया गुस्सा, मैंने उठा के किताबें फेंकनी शुरू कर दी और वो ऑफिस में पहुंच गई। पहुंची तीनों बार। पहली बार बच्चों की जरूरत पड़ी, लेकिन बच्चों को चलना नहीं पड़ा, किताबें एक दूसरे को देते रहे। दूसरे तरीके में बच्चों को चलना पड़ा, किताबें पहुंच गई। तीसरे तरीके में बच्चों की जरूरत ही नहीं थी, सीधे किताबों को उठा के फेंक दिया। कई बच्चे कहते हैं इसका कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से क्या संबंध है? बेटा यही संबंध है। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स को चलना नहीं पड़ता, मॉलिक्यूल अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, सारे मॉलिक्यूल अपनी जगह रुके रहते हैं। जैसे लोहे की रॉड, तुम्हें मालूम है लोहे की रॉड है, आयरन रॉड है, कॉपर रॉड है, मॉलिक्यूल चल ही नहीं सकते सॉलिड में। इसे आप एक तरफ से गर्म करो, थोड़ी देर में यहां भी गर्म हो जाएगा, तो हीट तो आई, लेकिन हीट आई कैसे? पहले मॉलिक्यूल ने हीट ली, अगले को दे दी, अगले मॉलिक्यूल ने हीट ली, अगले को दे दी, उसने अगले को, उसने अगले को, अगले को, और हीट यहां पहुंच गई। जैसे बच्चों ने किताबें अपनी जगह छोड़े बगैर किताबें एक दूसरे को दी थी, उसी तरह से मॉलिक्यूल ने हीट अपनी जगह एक से दूसरे को देता रहा, मॉलिक्यूल को नहीं चलना पड़ा। यही है कंडक्शन। कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स डोंट लीव देयर प्लेस, just they take the heat from the previous and transfer it to other next। दूसरा तरीका था जिसमें बच्चों को चलना पड़ा था। ऐसा होता है ज्यादातर लिक्विड और गैसेस में। एक कंटेनर में पानी गर्म होने रख दो, तो मॉलिक्यूल मूवेबल होते हैं, तो जब नीचे के मॉलिक्यूल गर्म हो जाते हैं, तो जैसे गैसें गर्म होकर हल्की हो जाती हैं, तो मॉलिक्यूल भी गर्म होकर हल्के हो जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है। तो जब नीचे के मॉलिक्यूल गर्म हो जाते हैं, हीट ले लेते हैं, हल्के हो जाते हैं, तो वो ऊपर आ जाते हैं, खुद ही आ जाते हैं, खुद ही हीट लेके ऊपर आ गए। अब जब नीचे जगह खाली हो गई, तो ठंडे मॉलिक्यूल उसकी जगह चले जाते हैं, फिर वो गर्म हो जाते हैं, गर्म होकर के ऊपर आ गए हीट लेकर के, और ठंडे चले गए। इस तरह से धीरे धीरे सारा पानी गर्म हो जाता है, तो हीट तो नीचे से ऊपर आ रही है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल को चलना पड़ रहा है। तीसरा तरीका जिसमें मैंने किताबें ठाके फेंक दी, बच्चों की जरूरत ही नहीं थी, तो तीसरे तरीके में मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है। जैसे सन से अर्थ तक हीट आती है, सन से अर्थ तक हीट आती है, तो क्या सन और अर्थ के बीच में हर जगह मीडियम है? तो जवाब है नहीं, बीच में मॉलिक्यूल है ही नहीं। तो सन जो है इंफ्रारेड रेज के रूप में हीट को फेंक देता है। सन क्या, सब चीजें इंफ्रारेड निकालती है, इंफ्रारेड हीट से जुड़ी हुई है। तो सन हीट को जैसे मैंने किताबें फेंकी थी, हीट को फेंक देता है वेव के रूप में, रेडिएशन के रूप में। यही है रेडिएशन मेथड। ये जो रेडिएशन है यानी इंफ्रारेड है, इन्हें मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती। चल मॉलिक्यूल में भी लेंगी, एटमॉस्फेयर में भी चल लेंगी, लेकिन एटमॉस्फेयर ना हो तो भी चल लेंगी। इन्हें मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, उसने फेंक दिया। वही वाली बात है, मैंने ऑफिस में, क्लास में से ऑफिस में किताब फेंक दिया, बीच में बच्चे खड़े हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी किताब हवा में जा रही है, वही बात है, सन से इंफ्रारेड आ रही है, बीच में मॉलिक्यूल है नहीं, उन्हें नहीं पता, वो तो चलती आ रही है चीरती भी, उसने मॉलिक्यूल का सहारा ही नहीं लिया। यही है रेडिएशन। तो तीन तरह से हीट का ट्रांसफर होता है। कंडक्शन जिसमें मॉलिक्यूल अपनी जगह नहीं छोड़ते, कन्वेक्शन जिसमें मॉलिक्यूल खुद हीट लेकर के अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और रेडिएशन उनमें मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं होती, सोर्स
सीधे हीट को इंफ्रारेड के रूप में फेंक देता है, थ्रो कर देता है। तो आई थिंक समझ में आ गया, टारगेट आज का पूरा हो गया। उम्मीद यही है कल थ्योरी इसकी पूरी खत्म हो जाएगी और आप लोगों से एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि जो वीडियोस हैं, मैं तो देख 4-5 दिन से कह रहा हूँ रिवाइज करके आओ, रिवाइज करके आओ। परसों न्यूमेरिकल से पहले पहले सारी रिवाइज कर लीजिए। परसों स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल, सेकंड लास्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, और साथ ही परसों स्टार्ट करेंगे अगले चैप्टर की थ्योरी की वीडियो। फिलहाल के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके समझ में आ गया। यस सर। ओके बेटा।